जानना क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंपल सा। फॉर एग्जांपल यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। यूनेस्को उसका हेडक्वार्टर पेरिस, ठीक। टोटल कंट्रीज कितने, 194। पर्पस उसके नाम से जैसे क्लियर था, सेम यही तरीके यहाँ पे है कि हमको एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू सारे नेशंस के बीच में सिक्योरिटी और पीस मेंटेन किए रहना, ये यूनेस्को का पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 143, अभी ये रिसेंट में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है पॉलिटिक्स के उससे फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन ले सके। इसको ऐसे सोचो कि अब यार प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है ना। अब बताओ अगर उनके सामने हम बोल दिए बीएनएस सेक्शन 85, तो प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है, तो फिर किससे पूछने जाएंगे, हमको नहीं बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जान ही नहीं होंगे। बुलाएंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उनसे पूछेंगे। इसीलिए देखो किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर जो प्रेसिडेंट को कुछ पूछना होता है तो फिर वो किससे पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। इसको एडवाइजरी ओपिनियन भी बोलते हैं, याद रखना। अच्छा, ये ग्रेट रुआहा रिवर करके न्यूज में ये भी था, ये रिवर सूख के खत्म हो रहा है। ये क्या नाम है इसका, 80 वाला नाला बने जा रहा है, पहले रिवर हुआ करता था, इसका ड्रेनेज बहुत कम हो गया है। तंजानिया में पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो रुफीजी रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों से पूछ सकता है लगातार। जितना ये वुमेन के अगेंस्ट क्राइम वगैरह चल रहा है उसमें समझ लो कि ये औरतों के लिए विपिन है, ठीक है। हाँ, ये उनके लिए काली वाली का वो अस्त्र है कि जिससे वो लेकर के यूज कर सकती है क्या कि प्रोटेक्ट वुमेन बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी बाय हस्बैंड या उसकी फैमिली। जब होता है ना कि गांव में कोई पर्सन, मतलब कभी सुनो गांव में किसी का कि कोई एक लोग मारे जा रहे हो, पूरे का पूरा गांव, मतलब एक वाइफ उसकी मरी और पूरा घर वाले सब उठ के चले जाते हैं, जितने दूर वाले होते हैं सब बचा के रहना शुरू कर देते हैं। बस यही रीजन है, क्योंकि सेक्शन 498 जो है वो एम्पावर करता है। इसी का जो नया वर्जन है बीएनएस में आ गया सेक्शन 85 में, ठीक। तो तुमसे अगर सेक्शन 498A पूछ रहा है या सेक्शन 85 पूछ रहा है, दोनों सिमिलर है, डन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है चोला गंगम लेक। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि लोकेशन पूछने का। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ज्योग्राफी में जितने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सबके सब करंट से आते हैं। काश के इतने सीधे से तुम लोग बैठ कर रोज पढ़ रहे होते, मजा आता है, ठीक है। डे 1 से हम ऑनलाइन क्लास करा दिए होते। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसको पोन्नेरी लेक के नाम से बोलते हैं। पोन्नेरी इसलिए क्योंकि गोल्डन लेक या पोन्नेरी लेक दोनों सेम होता है। राजेंद्र चोल फर्स्ट के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक। अभी इनका आगे भी डिस्कस आ रहा है। ये देखो आदि थिरुवाथिरुई फेस्टिवल है, अलग सा साउथ वाले नाम हम लेकर के बैठे रहते हैं। ये जो फेस्टिवल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको सेलिब्रेट कर रही है। रीजन क्या है कि राजेंद्र चोल फर्स्ट जो है ये अपना जब साउथ ईस्ट एशिया पे एक्सपेडिशन किया था, ठीक, तो उसका 1000 साल पूरा हो गया है। उसी के उसमें हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे 10-20 स्टार मार्क बना लेना, काम है, ठीक, पूछने वाला है ये। देखो राजेंद्र चोल ये टाइटल लिया था इसका गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। गंगई कोंड चोलपुरम क्यों, हाँ, द चोल हु कॉन्कर गंगा, गंगा तक जीतने वाले चोल जो उसको गंगई कोंड चोल बोलते हैं। और एक अपना वहां पे कैपिटल भी सेट किया था जिसको गंगई कोंड चोलपुरम बोलते हैं। चोल हमेशा और हमेशा तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। जब हमारी करंट गवर्नमेंट का जो अप्रोच है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे जगह शिफ्ट होंगे, तो फिर वो चोल की तरफ ज्यादा शिफ्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि चोल एक माइटी हिंदू एम्पायर रहा है और जो अपने नेवल एक्सपेडिशंस के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, ठीक है। तो अभी इसी को 1000 साल पूरा हुआ जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। साउथ ईस्ट एशिया में 1000 साल पूरा हो गया एक्सपेडिशन को। अंजलि, साउथ ईस्ट एशिया के किसी नेशन का नाम बताओ। हाँ, आइलैंड कौन सा नेशन है साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, हाँ ठीक है। फिलीपींस, जितने भी ये ईस्ट इंडीज कंट्रीज है, हाँ, जितने आइलैंड कंट्रीज है। अच्छा, थाईलैंड, ठीक है, हाँ थाईलैंड सबसे पहले याद आता है सबको, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं चिकनगुनिया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मॉस्किटो से इंडिया में इसको एलिमिनेट करने का प्रोग्राम चल रहा है, बट देखो कब तक ये हम सक्सेसफुल होते हैं। अब जैसे देखो डिजीज से कैसे क्वेश्चन आता है, बहुत सीधा सा कि 4 डिजीज दे दिया और पूछ लेगा इसमें से कौन सा डिजीज है जो वायरस की वजह से हो रहा है ना, या कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, है ना। तो अब डायरिया का कॉज क्या होता है, तो पानी तो कॉज है ना, क्या वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो होता है बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया की वजह से होता है।
हाँ, नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, स्टार मार्क कर लेना, इस पे भी इंपॉर्टेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छा, इस पासपोर्ट इंडेक्स से हमको पता चलता है कि कौन सा कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। अब किसी भी कंट्री का पासपोर्ट पावरफुल है, इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी कंट्री का पासपोर्ट कितने सारे नेशन में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो फिर आप 59 कंट्रीज में बिना किसी वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। सोचो, इसमें हमारा रैंक 77 थे, यानी कि जो पहले पे उसके पास कितने सारे कंट्रीज का ऑप्शन होगा। पहले पे है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर का अगर आपके पास, आप सिंगापुर के सिटीजन है, वहां का आपके पास पासपोर्ट है, तो आप 194 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक। ये जो स्पॉट है जापान जनरली रखता है, बट इस बार सिंगापुर नंबर 1 आ गया है। और इंडिया का भी रैंक इंप्रूव हुआ है, 85 से हम लोग 77 पे आ गए, यानी कि हमारी कंट्री का आप पासपोर्ट लेकर के 59 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि 59 कंट्रीज बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री नहीं है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा है ना। आपको अमेरिका और बाकी बड़े जगहों पे जाने के लिए अभी भी वीजा की जरूरत होती है, ठीक। जीएस ओपन करो, करेंट्स बस इतना एक बार जाकर के रिवाइज कर लेना है। करेंट्स पढ़ने का सिर्फ एक अप्रोच होना चाहिए कि जा जा करके जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ये काम आने वाला है। जीएस हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जल्दी से कल के क्लास का कौन ब्रीफ देगा, बताओ। प्रिंस पांडे खड़े हो, जल्दी बताओ कल के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार जल्दी से रिवाइज कराओ। और हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है, 52 पक्का, 52 से, हाँ, बट 52 एक्सप्लिसिटली प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। बैठो, बढ़िया है। कल हम लोग पॉलिटी में इसको डिस्कस कर रहे थे, यूनियन एग्जीक्यूटिव को। एक मिनट बस, एक बार जल्दी से जो पुराना पढ़ा हुआ है उसका हम लोग एक बार रिकैप देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग कल पढ़ रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 61 तक का बात किया हुआ था। प्रेसिडेंट कौन है, ही इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। यूएस और इंडिया के प्रेसिडेंट्स में क्या डिफरेंस है, यूएस का प्रेसिडेंट, हाँ, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ स्टेट भी होता है। हमारे वहां हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। क्वालिफिकेशन में जल्दी से, क्वालिफिकेशन क्या क्या था, पहला इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज जो है उसका 35 से ज्यादा होना चाहिए, लोकसभा का एमपी बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और कोई भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रहा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन सा एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां के, सेंट्रल या स्टेट के, दोनों के, ठीक। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। वोटर कौन होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी, सामने तुम्हारे मेंशन है। अच्छा, हम लोग नॉमिनेटर को क्यों नहीं रखते सारे, अगर हम एमपी को रख ले क्या प्रॉब्लम होगा, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंट उनको रखेंगे नॉमिनेटेड को, तो प्रेसिडेंट का ही फेवर करेंगे, तो पहले ही हमको पता चल गया कि 12 वोट जो है वो किसको मिलने वाला है, डन। इसीलिए हम उनको नहीं रखते हैं। और ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई, ठीक। यहाँ पे उस समय के सीजीआई का नाम लिखा हुआ डीआई चंद्रचूड़। अभी करंट में सीजीआई कौन है, गवई, कौन से गवई, बीआर गवई, ठीक है, याद कर लेना। और इन सब सारी चीजों पे हंसना नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो सीधे कंटेम्प्ट।
नेक्स्ट देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इस पे हम लोगों को डिस्कस करना था, प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका। ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने ये चार्ट बना होगा, इस चार्ट पे देखते चलो, हम एक बार इसको डिटेल में समझा दे रहे हैं। सबसे पहले एक हम रिजोल्यूशन लेकर के आते हैं, हम इसको लिख के ज्यादा अच्छे से बताते हैं। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जब भी हम किसी प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे होते हैं तो सबसे पहले एक हम बिल लेकर के आते हैं कि हम प्रेसिडेंट को हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बिल होता है इसको हम रिजोल्यूशन के नाम से बोलते हैं। ठीक, एक रिजोल्यूशन लेकर के आए कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे हैं। अब इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट कितने मेंबर्स का होना चाहिए? 1/4। अच्छा, कौन सा हाउस है जो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट इनिशिएट कर सकता है? दोनों, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई। सपोज करो हम लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं तो दूसरा हाउस हम बोलेंगे राज्यसभा को, इसको फर्स्ट हाउस, या राज्यसभा में लेकर के आ रहे हैं तो फिर राज्यसभा फर्स्ट हाउस और इसको दूसरा लोकसभा, ठीक है। हम यहाँ पे केस मान के चल रहे हैं कि हम लोकसभा से प्रेसिडेंट को हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब लोकसभा से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोकसभा एक रिजोल्यूशन लेकर के आ गए जिसको 1/4 मेंबर का सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि 1/4 मेंबर साइन किए रहेंगे कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे हैं। डन, ठीक है। प्रेसिडेंट कुछ बोलती नहीं इसलिए उनको हटाना चाह रहे हैं, 1/4 मेंबर इनको सपोर्ट करेंगे। अब जैसे ही ये रिजोल्यूशन लेकर के आएंगे, एक हम 14th डे नोटिस भेज देते हैं। एक नोटिस भेजेंगे जो 14 डे के लिए प्रेसिडेंट के पास रहेगा। बताना भी तो जरूरी है ना कि क्यों हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना किसी को उठा के क्लास से बाहर फेंक दिए, पता भी होना चाहिए कि इसको क्यों हटाया जा रहा है। उसके बाद से उस फर्स्ट हाउस में स्टार्ट होता है वोटिंग। जो मोशन हम लेकर के आए, जो रिजोल्यूशन लेकर के आए, उस पर हम स्पेशल मेजोरिटी से पास कराते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3, जितने मेंबर्स हैं 2/3 उसको पास करेंगे और फिर वो चला जाएगा दूसरे हाउस में। दूसरा हाउस क्या करेगा? इंक्वायरी स्टार्ट करता है। दूसरा हाउस इंक्वायरी स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट का भी साइड सुना, और जब दूसरे हाउस को भी लग गया कि प्रेसिडेंट को अब हटाने लायक है तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देता है। और जब वो पास कर दिया तो फिर इस पे प्रेसिडेंट इंपीच्ड हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक, चार्ट में देखो तुम्हारे सामने, लाइट और गर्मी कर रहा है। देखो, एक 14 डेज का नोटिस, ठीक है। और ये जो हम रिजोल्यूशन ला रहे थे इसको 1/4 मेंबर का सपोर्ट था। ये लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब या लोकसभा या राज्यसभा और लगा लेना, ठीक। पहले हाउस में जाता है, वो 2/3 वोट से पास कर देता है। दूसरा हाउस जो वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, और इन्वेस्टिगेट करके जब वो भी 2/3 वोट से पास कर देता है तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच्ड हो जाता है। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, सुनते चलो। सबसे पहले प्रेसिडेंट को हटाने के एक रिजोल्यूशन लेकर के आए जिसको 1/4 मेंबर का सपोर्ट है। इससे पहले हम प्रेसिडेंट को एक नोटिस भेज देते हैं कि सर हम आपको हटाना चाह रहे हैं, और वो 14 डेज का टेन्योर कंप्लीट करना है, पीरियड कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट को भी पता चल जाना चाहिए कि वो हटाया जा रहा है। उसके बाद से फिर उस हाउस में जो नोटिस लेकर के आया है वो क्या करेगा? इसको पास करेगा। पास करने के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत है? 2/3 या उससे ज्यादा, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 2/3। उसके बाद से फिर वो पास कर दिया, अब दूसरे हाउस के पास चला गया। अब दूसरा हाउस इमीडिएट पास नहीं करेगा, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा कि जो पहली हाउस बात कह रही है वो सही या गलत है क्या, ठीक। जब वो इंक्वायरी कर लिया, उसको लग गया इन्वेस्टिगेशन करके कि सही है, तो फिर वो भी पास कर दिया। और जैसे वो पास कर दिया, प्रेसिडेंट क्या हो जाता है? इम्पीच्ड हो जाता है, प्रेसिडेंट हट जाता है। अब बताओ, क्या इंडिया में अभी तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ है? नहीं ना। अभी किसका रिमूवल चल रहा है? उनका रिमूवल चल रहा है, वो खुद रिजाइन कर दिए, तो रिमूवल किसका चल रहा है? हाई कोर्ट के जज का, ठीक है। हाई कोर्ट के जज का रिमूवल चल रहा है, जो कि आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। कल भी बोल रखे थे कि कल को तुम लोग जब डिफेंस में चले जाओगे या जितने IAS हो गए, सारे अपॉइंटमेंट्स किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे जो आर्म फोर्स होते हैं उसका हेड होता है, सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो फिर CDS क्या होता है? CDS, हाँ, तो CDS और प्रेसिडेंट दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? और कोई कभी इतना सोचे नहीं है ना, क्या ही जरूरत था सोचने का, जस्टिस सर सोचवाएंगे, हम क्यों सोचते जाएं। ठीक है, सुनो, जो प्रेसिडेंट है ना वो नॉमिनल हेड है। कभी प्रेसिडेंट को देखते हो तोप लेकर के खड़ा और आगे चल दिए अमेरिका को या पाकिस्तान को, ये पॉसिबल है? नहीं होता है ना। बट CDS ऑन ग्राउंड, एक्चुअली में जो हेड होते हैं वो CDS ही होते हैं। इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए पोस्ट CDS का बनाया गया। 3 अलग अलग पोस्ट थे, वो बार बार प्रेसिडेंट को जाकर के रिपोर्ट करते हैं। इसके बजाय हम एक ऐसा पोस्ट बनाते हैं जो इन तीनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, और कोऑर्डिनेट करने के साथ वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट भी कर रहा है।
कभी भी प्रेसिडेंट नहीं जाएंगे लड़ाई करने, ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे हाउस का पार्लियामेंट का सेशन बुलाता है। जब भी लोकसभा के 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन कौन कौन से हैं? बीएमडब्ल्यू, ठीक है, बीएमडब्ल्यू जो कार है ना, उससे याद कर लो, बीएमडब्ल्यू, बजट, मानसून और विंटर, 3 सेशन होता है। और इन तीनों सेशन को बुलाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इन सेशन को एंड भी करता है, ठीक है। लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम करता है। डिसॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? हाँ, नहीं, टेन्योर, हाँ टेन्योर ही हो सकता है, या बीच में ही पता चला कि जो हमारा मेन पार्टी था उसका मेजोरिटी खत्म हो गया, तो फिर हम डिसॉल्व कर देते हैं, भंग कर देते हैं। एक बार जो लोकसभा वो डिसॉल्व हो गया तो फिर नया इलेक्शन होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो लोकसभा को डिसॉल्व भी यही करता है। और ये एम्बेसडर को भेजता और रिसीव करता है। कल उस दिन बता रहे थे ना कि वो शादी के कार्ड वाला है ना, न्योता आता है, किसका नाम लिखा रहता है? पापा का, कभी भी आशीष के नाम से नहीं आएगा, ठीक है। और ये राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करता है। अच्छा, आर्टिकल 72 स्टार मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को कुछ पावर दे रखा है, जिसको कि हम पार्डनिंग पावर के नाम से बोलते हैं। पार्डन करना मतलब कि उसका जो कोई पर्सन पनिशमेंट पाया हुआ, कोई पर्सन कोई कन्विक्टेड पर्सन है ना, उसको कोई सजा मिल रखा है, ये उसको माफ कर देता है प्रेसिडेंट, अगर उसका मन किया तो। और ये जो उसका मन होता है, एक चीज सारे लोग ध्यान से देखो, प्रेसिडेंट का जो मन होता है ना, वो अपने से नहीं चलता है, उसको कंट्रोल करता है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही हमेशा और हमेशा हर चीज के लिए प्रेसिडेंट को बोलेगा, तुमको इतना कदम चलना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, 2 कदम वापस आ जाओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। तो हमेशा और हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के सारे एक्ट्स के लिए, ठीक। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आसान है, ऑर्डिनेंस का याद करने के लिए 1 2 3, हमारा जो आर्टिकल 1 2 3 है यानी कि 123 है, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस बनाने के लिए। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है? बोलो बोलो। अरे डरना नहीं, कैमरा वैमरा मारे वारेगा नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। और थोड़ा पैसा आ गया तो दिखना चाहिए कि हमारे पास पैसा है, बाकी चीजों के लिए परेशान ना हो। अब बताओ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है? टेम्पररी लॉज क्यों बनाए जाते हैं? फिर उसको बाद में कैंसिल कर दिया जाता है, 6 महीने का वैलिडिटी होता है, ठीक है। और कोई कभी सुनी हो तुम लोग? कुछ नहीं सुनी हो? बताओ, थोड़ा ही बहुत बता दो, गलत। और कोई? राज, अब तो इज्जत रख लो। ये वीडियो तुम्हारे घर पे हम दिखाएंगे, कितनी बार क्वेश्चन के एक आंसर नहीं दे रहा है। चलो बताओ, जल्दी बताओ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। ये सारे जितनी बातें कह रहे हैं, आधे सही आधे गलत, ठीक है। आधा बात क्या, स्टार्टिंग वाला सही है, लास्ट में आते आते लोग गलत हो जा रहे हैं। कैसे गलत हो जा रहा है? लॉ मेकिंग है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस पावर मतलब कि लॉ मेकिंग पावर। तो लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पार्लियामेंट। तो फिर क्यों ये प्रेसिडेंट लॉ बना रहे हैं? इमरजेंसी के टाइम पे। और कुछ? पार्लियामेंट सालों साल काम करता रहता है नहीं ना, बीएमडब्ल्यू 3 ही सेशन होता है, तो बीच में गैप हो रहा होता है। उस गैप के बीच में कोई अगर हमको इंपॉर्टेंट लॉ बनाना पड़ गया, तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो लॉ बनाता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं? ऑर्डिनेंस के नाम से बोलते हैं, ठीक है। वो टेम्परेरी लॉ नहीं होता है, वो लॉ बनाया जाता है, नेक्स्ट सेशन जैसे ही बैठते हैं वहां पे हम पास करा देते हैं, जैसे नॉर्मल लॉ पास कराते हैं। वो वैलिडेट करता है, प्रॉपर लॉ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी लॉ होगा, 6 महीने के लिए वैलिड होगा, कुछ नहीं। जब भी विद इन 6 मंथ पास कराना है, विद इन नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट सेशन उसको पास कराना कंपलसरी होता है। इसका मतलब कि 2 सेशन के बीच में गैप जब होता है और उस समय कोई हमको इंपॉर्टेंट लॉ बनाना होता है, तो फिर पार्लियामेंट तो है नहीं हमारी, तो प्रेसिडेंट जो लॉ बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस जो लॉ बनाता है नेक्स्ट सेशन में पास कर लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। क्लियर है? ये प्रेसिडेंट अपने मन से बनाता है ऑर्डिनेंस, इशू करता है। अगेन वही कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सीओएम, हमेशा और हमेशा सीओएम ही है रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अपना कोई भी काम कर रहा होता है, ठीक है। अभी भी कोई है जिसको ऑर्डिनेंस से नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, ठीक है। लिखवा के मानोगी है ना कि सर आप इतना खड़े खड़े क्यों पढ़ाइए, ठीक है। देखो, 3 हमारे पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, जिसको हम बीएमडब्ल्यू, बजट, मानसून और विंटर 3 सेशन के नाम से बुलाते हैं। क्लियर है? सबका अपना एक फिक्स टेन्योर होता है। फॉर एग्जांपल बजट है, बजट जनरली फेब में आता है, ठीक है, इसको फेब मान लेना, और फेब से लेकर के लगभग अप्रैल तक चल रहा है, ठीक है। मानसून मई के आसपास, सॉरी जून के आसपास से स्टार्ट होकर के जुलाई कभी कभी डिले भी कर जाता है, अब इनके बीच में गैप आ रहा है,
ठीक, 2 सेशन के बीच में गैप आया। अब सपोज करो इस टाइम पीरियड पे हमको कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लाना है, ठीक है, ऐसे इसका रियलिटी बताते हैं, इतना इंपॉर्टेंट कोई चीज होता नहीं है। हमको पता चला कि जुलाई में बिहार में इलेक्शन है और अभी तक पार्लियामेंट में सेशन बैठा नहीं है, ठीक है, और बिहार के लिए हमको कुछ लाना है, 2-4 हजार करोड़ रुपए खर्चा करना है, तो कहां से खर्चा करवाएंगे? तो इस बीच में हम कहेंगे ऐसा करो, ऑर्डिनेंस इशू करो, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दो, है ना, स्पेशल स्टेट बना दो, वहां से क्या होगा, अगला इलेक्शन हम जीत जाएंगे, है ना, बिहार डेवलप करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिहार को हम डेवलप करवा देंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिहार वाला इलेक्शन जीतना, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। इसीलिए जिस बीच में जो हम लॉ बनाते हैं, जिसको पार्लियामेंट नहीं बनाती है, जिसको कि प्रेसिडेंट बनाता है, उस लॉ मेकिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3 जो है वो अध्यादेश के बारे में बात कर रहा होता है। 1, 2, 3 अभी भी किसी को डाउट? सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ सर, स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, ये भी पॉइंट अच्छा है कि कोई भी डिस्कशन के लिए, बट पॉइंट ये है ना कि स्पेशल सेशन जब हम बुलाएंगे तो हमको डिस्कस करके लॉ पास कराना पड़ेगा ना, और यहाँ पे चुनाव आ रहा है, सबसे पहले पास करा देते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ का भी बनाया हुआ लॉ हमको इस मॉनसून में पास कराना है, बट तब तक इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई अर्जेंट लॉ की जरूरत, या जैसे कोरोना के टाइम पे हम कुछ एक्ट्स लेकर के आए, उस समय हमको अर्जेंट नीड था। जनरली अगर जो हमारा जो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, वो बोलता है कि अगर कोई अर्जेंट लॉ की जरूरत है, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक। हाँ, तुरंत वो इमीडिएट एक्ट बन जाता है। लोकसभा में डिस्कस करिए, लोकसभा में डिफीट करिए, हाँ, नेक्स्ट सेशन में आप उसको डिफीट करिए, और नेक्स्ट सेशन में अगर डिफीट हो गया तो एक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जैसे सपोज करो कि हम एक एक्ट लेकर के आते हैं जिसमें एनडीए के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं, ठीक, ये एक एक्ट लेकर के आए, और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू हम ले आए। एक ऑर्डिनेंस आज ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू करती है कि आज से एनडीए के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। अब इमीडिएट उनको फ्री एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट सेशन बैठता है जहां पे इसको पास भी कराना जरूरी है। अब अगर ये पास हो गया तो मिलता रहेगा, फेल हो गया तो फिर इंडस में आइए, ठीक है, ये पॉइंट होता है हमारा। नेक्स्ट देखो वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, ये हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, इन पे सारे लोग इस्तेमाल लगा लीजिएगा, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी ऐसा गलती नहीं करिएगा कि आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करिए। इसमें एक आध दो पॉइंट आई थिंक मिसिंग दिख रहा है मुझे, हाँ, 1-2 पॉइंट मिस है, एक काम करो, मेंशन करो, एक पॉइंट प्रेसिडेंट में मेंशन कर लो, नोट्स में ऐड कर लेना। अगर वैकेंसी हो रहा है प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, अगर जो खाली हो जा रहा है ना, प्रेसिडेंट को वैकेंसी हो सकता है, प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारा रीजन है। प्रेसिडेंट जो है वो मरे नहीं, पहले आराम से एक एक स्टेप डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट बीमार पड़ गए, ठीक है, या प्रेसिडेंट कहीं घूमने चले गए, प्रेसिडेंट कुछ और कर रहा हो, सुसाइड कर लिए, नहीं, इतना गलत नहीं लाना है, या प्रेसिडेंट हाँ मतलब मर भी जा रहे हैं, या तो फिर और क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे रहे हैं, इतने सारे चांसेस है। क्या क्या हो सकता है, उनका हेल्थ इशू जिसकी वजह से वो छुट्टी पे, लीव पे है, वो हाँ, उनको हटाया भी जा सकता है, इंपीचमेंट हो सकता है, वो खुद से रिजाइन कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट कहीं डेथ कर रहे हैं। इन सारे केसेस में क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत प्रेसिडेंट का काम करने लग जाता है, ठीक है। अगर जो वैकेंसी होता है, लिख लो इन केस ऑफ वैकेंसी, इन केस ऑफ वैकेंसी, नोट्स में ऐड करो, तुम्हारे यहाँ नहीं। इन केस ऑफ वैकेंसी, the vice president shall act as president, है, the vice president shall act as president, कहां पे है, ठीक है, the president, vice president shall act as president, अच्छा हाँ, यहाँ सामने मेंशन, ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इंपीचमेंट एक्सेट्रा, प्रेसिडेंट का जो है उनका इलेक्शन होना चाहिए विद इन 6 मंथ, तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ये नहीं मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, इसको मेंशन कर लेना यहाँ पे। और अच्छा पता है यूएस में क्या है, यूएस में अगर वाइस प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट बन गया, ठीक, वहां का वाइस प्रेसिडेंट बना रहा होता है
आगे समझ जाओ, बाकी बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंडिया में, यूएस में एक पर्सन कितनी बार बन सकता है प्रेसिडेंट? 2 बार, मैक्सिमम 2 टर्म, ठीक है। इसीलिए इस बार इतने टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोबारा उनको लोगों को फेस नहीं करना, इलेक्शन नहीं लड़ना है। बट इंडिया में क्या है, यहाँ पे कोई भी, मतलब कोई लिमिट हम लोग लगा नहीं रखे, जितनी बार वो लड़ना चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट चुनाव से हम लोगों के लिए प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत बड़े लीडर जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, और इंडिया में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया। तुम लोग बहुत समझदार हो, इसी समझदारी की एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं तुम लोगों से। तुम लोग बता रहे हो कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 63, ठीक है, सबको याद रहेगा। 52 भले मत याद रखना, इस बार आर्टिकल नंबर 63 सबको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 63 किसके बारे में बात कर रहा हूं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता क्यों है? पहला तो अभी तुरंत पता चल गया कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का काम करेगा, सॉरी हाँ, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेगा, और लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, डन। वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, इसीलिए मेंशन कहीं होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स पोस्ट ऑफिसियो या एक्स ऑफिसियो चेयरमैन किसका होता है? राज्यसभा का। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन एक पोस्ट बैठ रहा है, दूसरा पोस्ट उसको गिफ्ट मिल जा रहा है। सपोज करो कि एक इंस्टीट्यूट है और वहां पे एक टीचर है, वो एक्स पोस्ट ऑफिसर डायरेक्टर है। इसका मतलब कि अगर आप जीएस पढ़ाने आ रहे हैं और आप अपने आप डायरेक्टर बन जा रहे हैं, ये दोनों जो चांसेस होते हैं, इसको एक्स ऑफिसियो बोलते हैं। क्लियर है? बस ठीक है, क्लियर है ना, हम कोई भी इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं। ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया और उसी के साथ उसको कौन सा दूसरा पोस्ट मिल जा रहा है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक, इसी को हम एक्स ऑफिसियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और चॉकलेट क्वेश्चन, तो दूसरा एग्जाम्पल हमको बताया इंडिया में पोस्ट कोई ऐसा बताओ, हाथ ऊपर करके बताना है। चॉकलेट क्वेश्चन, एक्स ऑफिसियो पोस्ट कोई और बताओ, कोई किसी और जगह पे दूसरा। पहला तो हम बता दिए वाइस में, क्या गवर्नर? अरे नहीं, गवर्नर नहीं, और प्रेसिडेंट नहीं यार, वो एक्स ऑफिसियो नहीं होता। और कोई? सीजीआई क्या करता है? क्या करता है? क्या हुआ? नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और बताओ लोग, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पोस्ट बताओ जहां पे एक्स ऑफिसियो होता है। नहीं पता, हिंट दे थोड़ा सा। नया डिपार्टमेंट बना हुआ है या नया पोस्ट बना हुआ था, मतलब ये गवर्नमेंट आने के बाद। बताया कोई? चलो हम बताते हैं, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा और हमेशा पीएम होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इसीलिए जो नीति आयोग का चेयरमैन होता है वो हमेशा और हमेशा पीएम होता है, उसका हमेशा हमेशा वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, ठीक। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म? अच्छा, नीति का भी फुल फॉर्म है, पता है ना? कितने लोग को आज पता चला? हाँ, ये हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बताओ नीति आयोग का, नीति का फुल फॉर्म? नेशनल, है ना, एन से नेशनल हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया, बीच में क्या बच रहा है? इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गधों लिख लिया करो, तुम लोग बस बैठ के शकल देख रहे होते हो। अरे हम अब अपना शकल देख रहे हैं, तुम लोग बस अपना अपना लिखो जल्दी से। नीति का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सब मिलेगा, काहे परेशान हो रहे हो? फिर कल से हम ही रहेंगे नहीं। नेक्स्ट देखो, इनर क्वालिफिकेशन, ये जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब में कॉमन रहेगा। अच्छा, सिटीजन बाय बर्थ या सिटीजन बाय डिसेंट? चाहे जैसे, ठीक है, बस सिटीजन होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एज जो है 35 ईयर है, उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के केस में था, अरे हम बता पाएंगे, उसको नहीं आता है, अभी सुनियो ना। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति में नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। देखो, जैसे हम प्रेसिडेंट के केस में देख रहे थे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होता है, ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसको किसको प्रिसाइड करना है? राज्यसभा को, ठीक है। यहाँ पे हम ला करके 9th के बच्चे को इस क्लास में बैठा देंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसको इसी क्लास के लायक होना चाहिए। उसी तरीके से राज्यसभा को जब चेयरमैन बनना है तो एटलीस्ट राज्यसभा का प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और वही अगेन, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहा। देवेंद्र, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक्सेप्शन बताओ। कल तुम बहुत डिस्कस किए थे हमसे, अब हम तुमसे डिस्कस करेंगे, बताओ। इंतकाम,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक्सेप्शन बताओ। अबे उसका देवेंद्र उसका नाम है, तुम्हारा कुछ और नाम था, नाम चेंज हो गया। गवर्नमेंट का इफेक्ट दिख रहा है, कोई बात नहीं। सौरभ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक्सेप्शन। बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बार बार इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आता रहता है, एक्सेप्शन पूछता रहता है, डायरेक्ट सीधे सीधे एक्सेप्शन पूछता है। सोच लो कितना ज्यादा इजी है कर पाना, ठीक है। ओथ इनको कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट या कोई पर्सन, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो अपने द्वारा अपॉइंट करके किसी पर्सन को। इनका भी टर्म कितने साल का होगा? 5 साल का, या जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जा रहा। इनका रिमूवल बहुत सिंपल तरीका होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ कंट्री में इंपीचमेंट किसका होता है? प्रेसिडेंट का। बाकी किसी का इंपीचमेंट नहीं होता है, किसी का इंपीचमेंट नहीं होता है, सबका रिमूवल होता है। इस चीज को याद रखना, किसी का भी इंपीचमेंट नहीं होता है। इंपीचमेंट सिर्फ एक पर्सन का होता है, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक। अच्छा, इनका जो रिमूवल होता है सिंपल सा रिमूवल है, देख लो सामने मेंशन है। आप प्रेसिडेंट इनको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को कहां से हटाएंगे? राज्यसभा से। सपोज करो एनडीए का एक बच्चा है, ठीक है, करुणेश उसको हम क्लास से निकाल के फेंकना चाह रहे हैं, एनडीए की क्लास में खोजेंगे ना, सीडीएस में जाकर के नहीं खोजेंगे ना। इसी तरीके से राज्यसभा में अगर जो हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो हम राज्यसभा से वो इनिशिएट करते हैं। आसान तरीका है, याद रहेगा कहां से इनिशिएट कर रहे हैं? राज्यसभा से। राज्यसभा क्या करता है कि एक रिजोल्यूशन पास कर देता है आधे से ज्यादा मेंबर्स के वोटिंग से, इफेक्टिव मेजोरिटी। 3 मेजोरिटी बताते याद आ रहा है? एक सिंपल था टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक इफेक्टिव था जितना स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल इस एनडीए के क्लास का स्ट्रेंथ मान लो 100 बच्चों का है, तो 100 का हाफ प्लस 1 यानी कि 51, ये इफेक्टिव मेजोरिटी। बट आए कितने बच्चे हैं? 90 बच्चे, 90, तो सिंपल मेजोरिटी कितना हुआ? 46, ठीक है। बट यहाँ पे कौन सा चाहिए हमको? 101 वाला, 51 वाला, ठीक। यानी कि 50% ऑफ टोटल, राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने होते हैं? 250, उनका हाफ प्लस 1, इतने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ये इसको पास करेंगे, उसके बाद से लोकसभा में चला जाता है। लोकसभा यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट वगैरह नहीं करता, लोकसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके और वाइस प्रेसिडेंट को हटा देता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ क्या हम भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मतलब प्रेसिडेंट को इतना इज्जत दे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं? कॉमन सेंस है यार। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सुनो, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंपीचमेंट करना पड़ रहा है, और 2/3 मेजोरिटी, मतलब ज्यादा मेंबर्स की जरूरत है हटाने के लिए। मतलब कि प्रेसिडेंट को हटा पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। बट वाइस प्रेसिडेंट को हटा पाना ज्यादा आसान है, 50% प्लस 1, क्योंकि ठीक है। और बहुत बढ़िया, आज आशीष एकदम फॉर्म में, इसको पता चल गया था कि वीडियो क्लास चलाया जाएगा और घर पे जा जाकर यही वीडियो दिखाना है कि सारा आंसर हम भी दे रहे थे, ठीक है, बढ़िया। यार देखो, तुम्हारे देश का पहला सिटीजन होता है, और पहले सिटीजन को तुम ऐसे उठा करके फेंकने लग गया है, तो बाकी सिटीजन का क्या होगा? 140 करोड़ में से एक सिटीजन, जो पहला सिटीजन है, एटलीस्ट उसका तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। बाकी का तो खैर हो ही रहा है, हम सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। 15-20 लाख सबके अकाउंट में आ रहा है डेली का डेली, तो वो डिफरेंट चीज है। फंक्शन तुम्हारे सामने मेंशन है, एक्स ऑफिसियो, ठीक, जिसपे अभी इतना लंबा डिस्कस किया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और टॉर्चर क्या लिखी हो? ट्रीटेड, ठीक है, ही ट्रीटेड प्रेसिडेंट एज इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, डन। इस पे भी डिस्कस किया, दोनों कामों को मेंशन कर लिए कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो फिर वो प्रेसिडेंट का काम करता है और उसका राज्यसभा का चेयरमैन होता है। 3rd चैप्टर देखो, इसका ये बेनिफिट है इसमें पढ़ पाने का कि थोड़ा सा तेज भी पढ़ लेना और कवर भी हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल नंबर 74, ध्यान से सुनो। हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 2 पोस्ट देख लिए। अब नेक्स्ट आ रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने मिनिस्टर्स होते हैं एक कैबिनेट, मतलब सारे मिनिस्टर्स, एक गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिला करके हम एक साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। पहला चीज क्लियर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जितने सारे मिनिस्टर्स हैं उनको मिला के हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहली चीज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, इतना सा एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74, बस यही कह रहा है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, बस इतना सा लाइन ये है, ठीक। आर्टिकल नंबर 74 कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। और पर्पस क्या होगा इसका? प्रेसिडेंट को हेल्प करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, है ना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे होते हैं, एडवाइस देते हैं, हुक्म देते हैं ना, भड़का रहे होते हैं, ये काम करना है तो करना है, ठीक है, इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रियलिटी में क्या है? गवर्नमेंट है, ठीक। अगर हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट बिकी हुई है, तो जो गवर्नमेंट बिकी हुई रहती है वो कौन सी रहती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, याद है, ठीक।
रिकॉर्ड हो रहा है अरे गवर्नमेंट देखिए मीम्स नहीं तुम लोग रिकॉल कर पाए, छोड़ो जाने दो। द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 कैटेगरी के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, इनका हायरार्की एक ऑर्डर में है, ठीक। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे मोस्ट वाले मिनिस्टर जो हर जगह हमको दिख रहे हैं, मेन चीजों पे आकर के डिस्कस कर रहे हैं। जिस जिस पोस्ट पे जिस जिस काम के लिए, फॉर एग्जांपल हम रोड पे निकले वहां से लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां और किसी भी जगह पे जा रहे हैं, पैसा टैक्स ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पैसा महंगाई बढ़ रहा है, घट रहा है, इन सारे काम में जिसको हम गाली दे रहे होते हैं वही कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। रिलेटेबल, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो सारे पोस्ट को होल्ड कर रहा होता है। फाइनेंस के कैटेगरी में फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, निर्मला सीतारमण, है ना। हेल्थ मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, ठीक है, कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट होम मिनिस्टर हो गए। ये जितने भी मेन पोस्ट जो कैरी करते हैं इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक। इसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। इससे रिलेट करते हैं क्वेश्चन, और फिर नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या ही चॉकलेट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। कैबिनेट मिनिस्टर बोले, कुछ कैबिनेट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग या हिस्ट्री में पढ़े हुए थे, जिसको हम कैबिनेट मिशन बोले थे। अंजलि सबसे पहले हाथ उठाए, बताओ क्या है। कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटेन से 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है बैठो। और कोई एक मिनट, कुछ और ऐड कर रहा, बोलो। अरे तब तक हम लोग इतना ज्यादा एडवांस नहीं हो रखे थे कि इंडियंस ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में 1946 क्या था, 3 ब्रिटिश के मिनिस्टर्स जो इंडिया में आकर के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नींव रखते हैं, है ना। उन्हीं की वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया था, ठीक। वो कौन कौन से थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ठीक। ये 3 मेंबर्स थे, डन। इसमें वो एस सी मुखर्जी नहीं थे। एस सी मुखर्जी कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये सबसे मेन मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके बारे में इतना देर से डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मेन पोर्टफोलियो हैंडल करता है उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का काम होता है बहुत ज्यादा, और उन्हीं को हेल्प करने के लिए जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं हम उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। ये राज्य के मंत्री नहीं होते हैं, जो टर्म हम बना रखे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसका मतलब इनको हेल्प करने के लिए। समझ में आ रहा है। इसको कोई भी कैपिटल एस लिखा हुआ है ना, कैपिटल एस और स्मॉल एस वाले स्टेट में डिफरेंस बताए थे। आर्टिकल 12 वाला स्टेट ये है, ठीक है, और जनरली स्मॉल स्टेट लिखा रहता है तो इसका मतलब राज्य होता है। ये राज्य नहीं कह रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब तुम्हारा भारत जो स्टेट है उसके मिनिस्टर्स, ठीक है। ये कैटेगरी 1 के मिनिस्टर्स हुए, कैटेगरी 2 के मिनिस्टर्स हुए। ये मिनिस्टर्स इनको हेल्प करने के लिए बने होते हैं, मेंशन भी होगा, एक डिस्कस करते हैं पहले। ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो फॉर एग्जांपल ये अपने मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखो लिखा हुआ है, सेकंड रैंक मिनिस्टर्स होते हैं, और नॉर्मली इनको फुल मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं दिया जाता है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का पूरा चार्ज है, बट वहीं पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो गया, एमओएस बोलते हैं। तुम लोग अब ध्यान से कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ो, उसमें एमओएस लिखा रहेगा और ब्रैकेट में एफएम लिखा रहेगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। इनके पास फुल चार्ज नहीं होता है, ये इनको असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक। और वहीं पे अगर किसी को हम फुल चार्ज बोल देते हैं तो फिर उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यानी कि स्वतंत्र प्रभार। कहीं भी लिखा रहता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अगर कहीं भी तुम लोग देखो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो फुल कैबिनेट को लीड कर रहा होता है, वो किसी को हेल्प नहीं कर रहा होता है, उसको अलग से पूरा का पूरा कैबिनेट मिल जाता है, ठीक है। मोदी जी जनरली जब अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं तो सारे मिनिस्टर्स के साथ नहीं मीटिंग कर रहे होते हैं, किसके साथ मीटिंग करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। जनरली ये 2 मिनिस्टर्स ही होते हैं, इनको हेल्प करने के लिए टेम्पररी हम बनाते हैं जिसको हम डेप्यूटी मिनिस्टर बोलते हैं। ये इन दोनों को हेल्प करता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि परमानेंट बने, कभी 1 साल के लिए भी बन सकते हैं, कभी परमानेंट भी बन सकते हैं। इनका काम क्या है, दोनों मिनिस्टर्स को हेल्प करना। यार देखो रियलिटी है ना कि एक मिनिस्ट्री का काम वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि उसको बट ऑब्वियसली एक हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि पूरे देश का फाइनेंस संभालना, पूरे देश का डिफेंस संभालना ये आसान नहीं होता है, ठीक है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का हमको याद आ रहा है, इंडियन आर्मी के एक पर्सन थे जनरल वीके सिंह, कभी नाम सुने तुम लोग, जनरल वीके सिंह का नाम सुने हो, आई थिंक सो। तो जनरल जो वीके सिंह थे उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बनाया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डिफेंस मिनिस्ट्री में। हर मिनिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, अलग अलग एक छोटे जो मिनिस्टर्स बना देते हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बोलते हैं, और इन दोनों को हेल्प करने के लिए हम डेप्यूटी मिनिस्टर्स बना देते हैं। क्लियर है।
एक बार हम रिवाइज करें, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 74 जो वो बात करता है किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड पीएम होगा, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पर्पस क्या होगा, प्रेसिडेंट को हेल्प करना। क्लियर? प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेता है किसके एडवाइस पे, किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे मम्मी यही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, हाँ। कोई स्टेट वाइज नहीं होता है, ये मैंने नहीं बोला ना, तो इसको नहीं बोलना है। ठीक है, इसको जाने दो अभी। ठीक है, तो ये तीन जो मिनिस्टर्स होते हैं, पहला कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, सारा मेन पोर्टफोलियो इन्हीं के पास होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। दूसरा जो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इन्हीं मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दो टाइप के मिनिस्टर्स हो गए। कभी कभी इनको कुछ एक्स्ट्रा मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ जाती है जिसको हम डेप्यूटी मिनिस्टर्स के नाम से बोलते हैं। ये टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। ठीक, देखो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका ये पॉलिसी था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि हम गवर्नमेंट कम रखेंगे यानी कि मिनिस्टर्स कम रखेंगे, गवर्नेंस ज्यादा करेंगे यानी कि काम ज्यादा करेंगे। ठीक है, बट वो बाद में भूल गए, वो अलग बात होता है। बट स्टार्टिंग में हम ऐसे ही करते हैं। पर्पस क्या होता है, देखो ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर्स क्यों इंक्लूड कर रहे होते हैं, और तुम इतने सीधे साधे बच्चे हो मेजॉरिटी लाने के लिए। हाँ, क्लास में हमको आइडियली सोचना है कि अगर हम ज्यादा मिनिस्टर्स क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं ना। फाइनेंस मिनिस्टर का बर्डन कम करने के लिए हम एक डेप्यूटी मिनिस्टर्स लेते हैं। बट अगर वो डेप्यूटी मिनिस्टर सपोज करो, बस रियलिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर कास्ट है यूपी में और जिसको लग रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, तुरंत उस कास्ट के लीडर को उठा करके हम डेप्यूटी मिनिस्टर बना दिए और पूरा कास्ट खुश हो गया कि हमारे जाति वाला मंत्री जो है वो पर्सन जो है वो मंत्री है। अब पूरे कास्ट का वोट किसको जाएगा? ठीक है, यहाँ बिल्कुल तिरछी टोपी सोचना ही नहीं है, कोई और चीज। कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है। अभी करंट में यूपी में सबसे ज्यादा कॉमन चल रहा है। ठीक है, नाम नहीं लेते, क्लियर है ना? ठीक है, रियल जो रीजन होता है ये यही होता है। पॉलिटिक्स में या जनरली पॉलिटिक्स में क्या होता है, सबको खुश रखना बहुत टफ है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में सबको खुश रख पाना बहुत टफ है। ठीक है, सबका एक अपना अलग अलग स्टैंडर्ड है, किसी को रिजेक्शन चाहिए, किसी को सिलेक्शन चाहिए, सबका अलग अलग तरीका है। बट एट द एंड क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट जो होती है वो कोशिश करती है, कैसे? मिनिस्ट्री बड़ा सा लाता है जिसमें हर जाति, हर पर्सन, हर कास्ट, मतलब हर सबको रिप्रेजेंट करने का एक पर्पस होता है। एक पर्सन सोचो कि वो देश के डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, अगेन वो पता नहीं किस एंगल से, शायद जरूरत पड़ा बॉर्डर पे, पता नहीं कितना तेज दौड़ पड़ते या नहीं, बट स्टिल वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। अब जाके तुम लोग लिस्ट निकाला और उसमें खोजना कि ऐसे कौन से डिफेंस मिनिस्टर थे जो दौड़ नहीं सकते थे ढंग से। ठीक है, इन मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है हम लोग आगे इस पर डिस्कस करते हैं। देख लो चालाकी, देखो कि कैसे हम लोगों को शब्द खोज खोज के बोलना पड़ रहा है क्योंकि कैमरे के सामने है। आप कैमरे की नजर में बताओ सर, नाम ही हम नहीं बोल रहे कुछ। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, जैसे ही लिस्ट पढ़ोगे तुम लोग अपने आप समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही थी। अच्छा, इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? गधे हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट। सब कुछ ऑफिशियली कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, बट रियलिटी में पीएम। ठीक, इसीलिए बोल रहे ना कि जब पीएम का पोस्ट वीक हो जाएगा या पीएम का पोस्ट बहुत ज्यादा थकने लग जाएगा तो फिर एक पोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा जिसको क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट। आने वाले दिनों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है जैसे रसिया में होता है। ठीक है, तुम बहुत समझदार हो गए। तो हमारे वहां जो प्रेसिडेंट ही होते हैं, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। पीएम ही होता है जिसके रिकमेंडेशन पे हमेशा ये सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एक ग्रुप बनाना है अपना, और उस ग्रुप को बना करके जिससे भी ये पता चले कि इंडस के बच्चों को पिकनिक ले जाना है, तो उस ग्रुप में हम ऐसे पर्सन को रखेंगे जिसके साथ हम कंफर्टेबल हो। पता चले हमारा मुंह देख रहा है, उसका मुंह देख रहे हैं, देख रही है, सामने से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो मीम्स देखते हो ना, वो डॉग वाला, डॉगेस भाई वाला, वो इधर देख रहा है, हम लोग इधर देख रहे होते हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम कंफर्टेबल ग्रुप बनाते हैं। तो पीएम ही अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं जिससे कि उनके साथ काम करना आसान हो पाए, है ना? अगेन ये आइडियल बात हो गया। किसको मिनिस्टर्स बनाएंगे समझ जाओ। ठीक है, रिमूवल, मिनिस्टर को हटाना बहुत आसान है। आसन तुमसे गुस्सा, हमारे क्लास से बाहर निकल जाओ। ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट जो पीएम होते बोलते कि आसन तुमसे गुस्सा, अब तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे, उनको हटा दिया जाता है। बट अगेन हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। सारा कुछ तुम्हारे नाम से कर हम रहे, बट जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रहा है? प्रेसिडेंट, है ना? आप समझ जा रहा है कितना बेचारा सा पोस्ट है। इसीलिए प्रेसिडेंट के पोस्ट को जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो प्रेसिडेंट के पोस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए पता है क्या बोलते हैं? रबर स्टैंप।
रबर स्टैम्प है ना, बस मोहर लगाया जा रहा है। वो कभी भी तुम लोग देखना जिसका साइन होता है ना वो अपने पे ही लगा रहा होता है, वो कोई पर्सन लगा लगा रख के चला गया, रबर स्टैम्प का ही काम करते हैं हमारे वहां। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट बट देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट के बारे में तो एक आर्टिकल 74 देखे थे, ठीक है, एक आर्टिकल 75। तो अगर पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, दो ऑप्शन दे रखा है 74 और 75, तो फिर हम किस पे टिक करेंगे, 75 पे, ठीक है। 75 पे 75 कह रहा है कि पीएम इज द हेड ऑफ, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम जो है वो आर्टिकल 75 बात कर रहा होता है कि पीएम का अपॉइंटमेंट कहां से होता है, आर्टिकल नंबर 75 कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक। और 74 अभी डिस्कस किए हैं। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रेसिडेंट, सुनो ध्यान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है, ऐसे पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में नहीं दे रखा है, बस एक एक दो दो लाइन छोड़ दिया है। बट जनरली हम कन्वेंशन को फॉलो करते हुए या फिर कुछ रूल्स के थ्रू हम उनका अपॉइंट करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पहला क्राइटेरिया कहीं नहीं मेंशन है, ठीक है। आगे वो जो है एक एमपी होना चाहिए, बेसिक। कोई भी पर्सन पीएम बनने के लिए पीएम को उलट देना, मतलब पीएम का टर्म उलट देना, ठीक है। तो पीएम से क्या बन जाएगा, एमपी, तो वो एमपी होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एमपी के लिए तो जरूरी है सिटीजन ऑफ इंडिया, हम इसीलिए बोले ना कि एमपी होना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एमपी हुए तो एमपी के लिए 3-4 एलिजिबिलिटी आ जाती है जो आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको प्राइम मिनिस्टर को कल ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के क्लास के लिए बस इतना, एक बार जाकर के रिवाइज कर लेना, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं जो ना समझ में आ रहा हो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो अब से वीडियो रिवाइज करना, ठीक है, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अब हमारे पास पैसा नहीं, सॉरी, ये क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ आ रखा है, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना, थैंक यू सो मच। और एक बार तेज से स्लोगन है।